जैसा कि हमें पता है, प्राचीन काल से समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उनमें से एक वर्ण दलित या शूद्र था, और उस दलित वर्ग से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते थे। डॉ अंबेडकर के समय दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। एक हिंदू होकर भी हिंदुओं से अपमानपूर्ण व्यवहार सहन करना बहुत विचलित करने वाला था। अंबेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में अंबाबड़े गांव में महार जाति में हुआ था। भीमराव जी परिवार के लोगों के साथ कबीर दास जी के उपदेशों को सुनकर बड़े हुए थे। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर अनेक टैक्स लगा दिए थे। उनमें से कुछ लोग तो सहन कर लेते थे, परंतु उस समय दलित पहले से ही गरीब थे, उन पर और बभार बढ़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो छापामार युद्ध में महारत हासिल कर चुके थे, उन्होंने भी महारों को सेना में रखा था, क्योंकि उस समय महार लंबे अच्छे हट्टे-कट्टे होते थे। इससे स्पष्ट होता है, आजादी के बाद हो या पहले, महार जाति के लोगों ने आजादी की लड़ाई में पूरा सहयोग किया है। भीमराव अंबेडकर के दादाजी और पिताजी रामजी सकपाल ने अंग्रेजी सेना में अपनी सेवाएं दी थी। अपने पिताजी और दादाजी का भी उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू छावनी इंदौर के पास मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता सेना में ही थे। अंबेडकर जी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है। भीमराव जी के एक रिश्तेदार ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और उनके जन्म से पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपके घर जो संतान पैदा होगी, वह पूरे संसार में आपका नाम रोशन करेगी और सदी सदी तक अपना नाम अमिट कर देगी। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। उनका नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है। अंबेडकर जी के 14 भाई बहनों में से केवल अंबेडकर सहित केवल 3 भाई और 2 बहन ही जीवित बचे थे। सन 1893 में भीमराव के पिता ने रिटायरमेंट ले लिया और वापस महाराष्ट्र में परिवार के साथ चले गए। भीमराव जब 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का भी देहांत हो गया। इससे उनके परिवार पर और भी कठिनाइयों का बोझ टूट पड़ा। रामजी सतपाल भीमराव के पिता की पेंशन बहुत कम थी और घर के खर्च, बीमारी का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण उन्हें प्राइवेट नौकरी के लिए मैसूर जाना पड़ा। भीमराव जी को गरीबी और जातिवाद के कारण अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शायद कोई ऐसा दुख न होगा जो अंबेडकर जी ने झेला ना हो, चाहे वह परिवार की आर्थिक समस्या का हो, शिक्षा का हो या समाज में छुआछूत का हो। उन्होंने पूरा जीवन संघर्षपूर्ण जिया। एक बार भीमराव और उनके भाई आनंद जब पिता से मिलने मैसूर जा रहे थे, तब वे बैलगाड़ी पर बैठकर जाने लगे, परंतु जब बैलगाड़ी वाले को पता लगा कि यह अछूत जाति के हैं, तब बैलगाड़ी वाला उन्हें उतारने लगा, परंतु भीमराव के भाई ने उन्हें 2 गुने पैसे देने को कहा तो गाड़ी वाले ने कहा कि एक लोग गाड़ी पर बैठकर जाएगा और दूसरा गाड़ी हाँकेगा, वह भी पैदल चलकर। भीमराव और उनके भाई राजी हो गए, परंतु चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और जिससे भी पानी मांगा उन्होंने अछूत बोलकर उन्हें पानी देने से मना कर दिया। इस प्रकार उनका संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। इसी के साथ साथ जब वह विद्यालय में थे तो एक ब्राह्मण अध्यापक जो भीमराव को अपने पुत्र के जैसा मानते थे, कहा जाता है कि वह अपने हिस्से का एक भाग भीमराव जी को जरूर खिलाते थे। भीमराव को वह अपने बेटे की तरह मानते थे, इसलिए उन्होंने उनका सरनेम सकपाल से हटाकर अंबेडकर नाम रख दिया, जो कि उस ब्राह्मण अध्यापक का सरनेम था और आज अंबेडकर नाम संसार में उन्हीं की वजह से ज्ञात है। भीमराव पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान थे। स्कूली शिक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए अपनी बुआ से कुछ पैसे मुंबई चले गए थे। वह पढ़ाई के साथ साथ कपड़े के कारखाने में काम करने लगे ताकि जिससे कुछ पढ़ाई का खर्चा हो सके। इनके पिता भी इनकी पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर भी इनको पढ़ाने लगे ताकि उनकी पढ़ाई ना रुक सके। इसके बाद भीमराव का एडमिशन मुंबई के सबसे अच्छे स्कूल एलिफेंटशन में हुआ। एलिफेंटशन में भीमराव का मन संस्कृत सीखने का हुआ, परंतु जातिवाद के कारण इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस स्कूल में संस्कृत तो नहीं सीख पाए, परंतु अरबी फारसी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। भीमराव ने एलिफेंटसन स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर फारसी भाषा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। स्कूल समाप्त होने के बाद उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और संस्कृत के विद्वान भी हो गए। उन दिनों रीति रिवाज के अनुसार हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद भीम का 16 वर्ष की उम्र में 9 साल की रामी से विवाह हो गया। विवाह के उपरांत उनका नाम रमाबाई रखा गया। भीमराव जी का मन विवाह के बाद भी उनकी पढ़ाई की उत्सुकता को घटा ना सका।
अब उन्होंने हाई स्कूल के बाद मुंबई के ही एलिफेंटसन कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु दुर्भाग्य भी उन्हें पूरी तरह दबाना चाहता था। उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती गई बीमारियां उन्हें और जकड़ती गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसी समय पर उनके पुराने जान पहचान वाले किर्लोस्कर जी से उनकी मुलाकात हुई। किर्लोस्कर जी ने बताया कि बड़ौदा के महाराज सयाजी राव जी ने घोषणा की है कि दलितों को पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाएगा। इसके बाद भीमराव और किर्लोस्कर जी बड़ौदा के महाराज से मिले और भीमराव को 25 रुपए प्रति माह का वजीफा दिलाया। उस समय 25 रुपए भी बहुत होते थे। इन 25 रुपए में से ही भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मुंबई में ही अपना 2 कमरों का मकान ले लिया। 1913 में भीमराव जी ने बीए पास कर लिया और राज्य की सेना में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। मगर दुर्भाग्य उनका पीछा कहाँ छोड़ रहा था। नियुक्ति मिलते ही 15 दिन में ही उन्हें अपने बहादुर पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ और वह अपने घर आ गए। इतने बड़े दुख को वह सहन नहीं कर सके और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वास्तव में परिस्थितियों ने भी बार-बार मोड़ लिए। अगर उनके पिता की मृत्यु न होती तो वह बड़ौदा के महाराज के पास नौकरी करते रहते और प्रधानमंत्री तक उनका प्रमोशन हो सकता था। परंतु होनी को कुछ और ही होना था। हालांकि अछूतों के लिए यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1913 में बड़ौदा के महाराज ने दोबारा घोषणा की दलितों के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दोबारा स्कॉलरशिप दी जाए। भीमराव जी ने यह मौका अपने हाथ से न जाने दिया। बड़ौदा के महाराज ने शर्त रखी थी कि 1 साल अपना कोर्स पूरा करके भारत आकर 10 साल बड़ौदा के महल में अपनी सेवाएं देनी होंगी। शर्त मानते अमेरिका जाकर अमेरिका जाकर भीमराव ने अपने आप को बहुत खुला और महसूस किया। इस प्रकार अध्ययन में जुड़ गए। उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें से कटौती करके एक हिस्सा अपने घर भेज दिया। 1915 में भीमराव ने MA पास किया और 1916 में अमेरिका में हुए एक भाषण में भारत की जातियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बदकिस्मती ऐसी थी कि बड़ौदा महाराज ने भीमराव को वापस बुलाया। बुझे मन से वह भारत आने को तैयार हुए। जब वे भारत आए, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उनकी किताबें दूसरे जहाज में थी और वह अलग जहाज में थे। जर्मन सेना द्वारा उनकी किताबें नष्ट कर दी गई। उन्हें बहुत दुख हुआ तथा 1917 में भारत पहुंचकर बड़ौदा के महाराज ने भीमराव जी को वित्त मंत्री बनाया। हालांकि अंबेडकर जी को इतना बड़ा पद दिया गया, लेकिन वहां कोई चपरासी भी अंबेडकर जी को पानी भी नहीं देता था। छोटी जाति का बोलते थे। अंत में परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस अपने घर मुंबई चले गए। इसके बाद अंबेडकर जी साहूजी महाराज से मिले, जो कि दलितों को हक दिलाने के लिए लड़ रहे थे। 1919 में साहूजी ने अंबेडकर की मदद से मुखनायक पत्रिका प्रकाशित की। इसके बाद अंबेडकर ने कुछ पैसा साहूजी और नवल और कुछ उधार लेकर वापस अपनी पढ़ाई करने लंदन पहुंच गए। वे अपना 18 घंटे समय लाइब्रेरी में व्यतीत करने लगे। वहां भी उन्हें आर्थिक समस्या और तमाम आलोचनाएं सहन करनी पड़ी। भीमराव जी के हर मोड़ पर परेशानी का घेरा था। जब वह बैरिस्टर बन गए तब भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हुई, क्योंकि उच्च जाति के लोग उन्हें अछूत समझकर केस नहीं देते थे और छोटे लोगों के पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अंबेडकर जी ने फिर भी हार नहीं मानी। वर्ष 1924 में अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अंबेडकर जी के समय महात्मा गांधी और दामोदर सावरकर भी दलित वर्ग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी उनसे संतुष्ट नहीं थे। 1926 में भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पहला मुकदमा जीता, जो ब्राह्मणों के खिलाफ था। अब उनके वकालत में पैर जम गए थे और अधिकतर लोग उन्हें जानने लगे थे। लेकिन उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ अब भी टूट रहा था। उनकी पत्नी बीमार रहने लगी और इनका एक पुत्र का भी देहांत हो गया था। जब 1925 का दौर चल रहा था, तब अछूत जाति के लिए कुआं आदि भी पानी पीने के लिए बंद कर दिए गए। तब अंबेडकर जी ने सर्व अछूत समाज को इकट्ठा किया और महाराष्ट्र के हर कुएं,
और तालाब पर पानी पीने निकल पड़े। इस समय उनका सामना ऊंची जाति के लोगों से हुआ, जिसमें उन पर हमला भी हुआ, लेकिन फिर भी अंबेडकर जी संघर्ष करते रहे। अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के समक्ष भी अपनी अछूत जाति को न्याय दिलाने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे महात्मा गांधी नाराज थे, परंतु फिर भी अंबेडकर जी अपनी जाति को न्याय दिलाना चाहते थे। यह सब तो चल रहा था। इसी के साथ दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर जी ने तमाम मंदिरों में प्रवेश किया और लाठी डंडे खाए और अपने समाज को न्याय दिलाकर ही माने। 1947 को बाद भारत आजाद हुआ। उसके बाद कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर संविधान निर्माण में अंबेडकर जी का पूर्ण सहयोग लिया और अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को उनके सामाजिक न्याय और बराबरी का हिस्सा दिलाया। भीमराव अंबेडकर जी मनुस्मृति का विरोध करते थे और बौद्ध धर्म को सर्वोपरि मानते थे।